हे स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10D का क्वेश्चन नंबर 6 तक ही सॉल्व कर पाया था, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, है ना। मौसम वगैरह खराब था, जैसे कि मैंने आपको उस दिन बताया था। इस वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगे इतने भी हो सकेंगे जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और मैंने आपको जैसे पहले ही बता रखा है कि हम ये एक्सरसाइज 10D जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये पूरे एक्सरसाइज 10A 10B और 10C का रिवीजन है। तो अगर आपने उन सभी क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में पढ़ा होगा, समझा होगा, तो ये वाला चैप्टर आपसे, ये वाला एक्सरसाइज बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि इसमें देखिए मैं अभी डायरेक्ट जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को हम लोग एग्जाम में जब सॉल्व करते हैं तो पूरे स्टेटमेंट वगैरह लिख करके नहीं सॉल्व करते। तो अगर आपको जानना है कि किस तरीके से स्टेटमेंट लिखा जाता है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप पिछले जो एक्सरसाइज के जो मैंने वीडियो बनाए हैं 10A 10B के, जिनका मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप उन वीडियोज़ को जा करके देखिए। देन आपको ये वाला बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी अभी मैं समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन मैं शॉर्टकट में थोड़ा सा सॉल्व करूँगा, स्पीड में सॉल्व करूँगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ए अपने को दिया हुआ है जहाँ पे 5:8 ग्रेटर है 3:4 से, बी ऑप्शन में 5:8 स्मॉलर है 3:4 से, और सी जो ऑप्शन है द रेशियो कैन नॉट बी कंपेयर, कि रेशियो कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो ये तो एकदम गलत है कि रेशियो कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये रेशियो कंपेयर किया जा सकता है, ये हमने पहले पढ़ रखा है। तो चलिए जल्दी से हम लोग इन दोनों को कंपेयर करके देख लेते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। यही 2 रेशियोज दिए हुए हैं अपने को। चलिए इनको जल्दी से कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने का तरीका आपको पता ही है, 5:8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। और हमारे पास 3/4 है, तो उसको हम लिख देंगे 3/4। क्लियर। इस तरीके से हम रेशियो को फ्रैक्शन के टर्म पे लिख सकते हैं। फ्रैक्शन ये रेशियो होता है एक तरह से, आपको मैंने समझाया था शुरू में ही इस चैप्टर की स्टार्टिंग में। अब अपने को कंपेयर जब रेशियो फ्रैक्शन को करना रहता है तो हम जानते हैं क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। और जब डिनोमिनेटर को एलसीएम पता चल जाता है तब हम डिनोमिनेटर को सेम नंबर में चेंज करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जल्दी से 8 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 8 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 जा, मैं स्मॉलिंग से स्टार्ट करता हूँ, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2, और देन 2 1 जा 2, यानी 2 2 जा हमारा 4 हो गया, और 4 2 जा 8, यानी कि 8 और 4 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, तो हमारे पास 5/8 पहले से दिया हुआ है, तो 8 को 8 ही रहना है अपने को। ठीक है ना, 8 को अपने को दूसरे नंबर में चेंज कन्वर्ट करना नहीं है, 8 ही रखना है। तो क्या करना पड़ेगा, 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो इसको आप मल्टीप्लाई करें या ना करें एक ही बात है, फिर भी मैं थोड़ा समझा देता हूँ। इस तरीके से इसको बनाना रहता है कि जो एलसीएम आता है ना हमारा, तो एलसीएम जो आता है तो डिनोमिनेटर का ही हमने एलसीएम लिया था दोनों नंबर्स का, तो हमको डिनोमिनेटर में वही एलसीएम को लाना रहता है। समझ में बात ना। तो 8 पहले ही से है, तो 8 को हमको 8 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम नीचे भी 1 से करेंगे और ऊपर भी 1 से करेंगे, तो हमारा 5/8 आ जाएगा, 5/8 का वैल्यू। लेकिन हमारा 3/4 का थोड़ा सा वैल्यू चेंज होगा। यहाँ पे जो 3/4 है, तो नीचे हमारे पास 4 है, उसको 8 में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 2 8 होगा, इसीलिए हम ऊपर भी 3 में भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, और नीचे 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही है। समझ में आया बात ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी कि 3/4 को ही हम 6/8 लिख सकते हैं। उसमें इन दोनों को वैल्यू में कोई भी अंतर नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है। अब आप देखिए 5/8 आ गया हमारे एक आंसर, और दूसरा 6/8 आया। तो 5/8 बड़ा है या 6/8 है, तो जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो जिसका न्यूमरेटर अधिक होता है वो ग्रेटर कहलाता है, यानी कि 6/8 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3/4 जो है वो ज़्यादा है हमारा, यानी कि 3:4 जो होगा ग्रेटर होगा किससे, 5:8 से। यानी इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है 7 का वो सही है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए जल्दी से अब क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या दिया हुआ है, इफ 760 रुपीज़ इज डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी, यानी ए और बी को 760 रुपीज़ दिया जाए और किस रेशियो में दिया जाए, 8:11 में दिया जाए। ठीक है, तो बी का शेयर कितना होगा, बी को कितना मिलेगा। ठीक है, यानी 760 को टोटल कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 11 और 8 यानी कि 19 पार्ट। टोटल जो पार्ट होगा, टोटल जो शेयर बनेगा 19 पार्ट में टोटल डिवाइड किया गया है। उसमें से बी को कितना दिया गया है, 11 दिया गया है, और ए को कितना दिया है, 8 दिया गया है। तो 19 में से 11 पार्ट दिया गया है बी को। यहाँ से आपको समझ में आया इतना ना। अब सॉल्व करके हम निकाल देते हैं कि कितना रुपीज़ आकर बी को मिलेगा। ये हमारा रुपीज़ 760 और ए का रेशियो 8 है और बी का 11 है। तो ध्यान दीजिएगा, रेशियो जो होता है एक्चुअली में टोटल जो पार्ट होता है ना, उसको जो बांटा गया रहता है उसी को लिखा जाता है। यानी कि जो 760 रुपीज़ है उसको टोटल 8 + 11 यानी कि 19 पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, और उस 19 पार्ट में से बी को 11 पार्ट दिया गया और ए को 8 पार्ट दिया गया है।
क्लियर। अब ये सभी क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व कर रखा है। अगर आपको डिटेल में स्टेटमेंट के साथ समझना है, अगर आपके टीचर बोलते हैं कि स्टेटमेंट के साथ लिख करके दिखाइए, तो आप पिछले जो वीडियोस है जहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन है, शायद एक्सरसाइज 10C में है, तो वहाँ से आप जा करके समझ सकते हैं डिटेल में। मैं यहाँ पे आपको ट्रिक से शॉर्टकट तरीके से जल्दी से सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो टोटल देखिए 19 पार्ट था, जिसमें से 11 दिया गया है बी को, और अपने से बी का ही पूछा है तो अपने बी का निकाल देंगे डायरेक्ट। और निकलता कैसे है, 19 में से 11 दिया गया है कितने का, तो 760 का। तो इस तरीके से इक्वेशन बनता है इसका। अब इसको आप सॉल्व कीजिए और आपका आंसर फट से आ जाएगा। 19 का टेबल जिसको भी याद होगा उनको पता ही होगा, 19 4 जा कितना होता है, 76 होता है। तो 19 1 जा 19, 19 4 जा 76, ये 0 का 0 उतर जाएगा, यानी 11 × 40 बच गया। तो 11 4 जा हो जाएगा हमारा 44, और ये 0 का 0, यानी 440 रुपीज़, जो कि हमारा ऑप्शन ए है, वो मिला है बी को। समझ में आ गया होगा आई थिंक कि आपको पक्का समझ में आ गया होगा। जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं मेरे से, उनको, जिन्होंने ये एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन देखा है, वीडियो समझा है, उनको ये समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। यहाँ पे अपने से क्या कर रहा है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5 and 7, कि 5 और रेशियो 7 के रेशियो में 2 नंबर्स हैं, और उनका जो सम है वो कितना है, 252 है। तो द लार्जर ऑफ दिस नंबर, तो उनमें से जो बड़ा नंबर है वो कितना है, लार्जर यानी कि जो 7 वाला होगा वही बड़ा होगा, जिसको 7 रेशियो मिला है। समझे बात ना। जैसे कि यहाँ पे हमने ये बताया था ना आपको कि 8 और 11 मिलकर के जो 19 बन रहा है, तो 19 क्या बन रहा था, 760 को ऐड करने के बाद 19 बन रहा था। समझ में आया बात ना आपको, यानी 760 को बराबर 19 पार्ट में डिवाइड किया गया था। ठीक है, उसी तरीके से 252 को भी 5 और 7 यानी कि टोटल 12 हो जाएगा। तो फिर 252 को टोटल 12 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ से अपने को ये समझ में आ गया। ठीक है, तो अब आपको निकालना है कि जो 7 है बड़ा वाला है वो कितना है। तो इसको निकालने का तरीका भी मैं आपको बता चुका हूँ पहले, फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ। हमने क्या किया, जो 5x जो रेशियो था, 5 रेशियो को हमने 5x माना है, और 7 रेशियो को 7x माना है। इसी तरीके से हम सॉल्व करते थे, पता है ना आपको, याद होगा अच्छे से जब आपने, क्योंकि हमने कुछ ही दिन पहले पढ़ा है रेशियो वाला, ये 2 नंबर्स को जो ऐड करके निकाला जाता था। तो एक रेशियो 5 था, उसको 5x, दूसरा रेशियो 7 था, तो 7x लिखना है। क्लियर। और टोटल जो हमको क्वेश्चन बोल रहा है कि 5x और 7x का जो सम निकलता है वो निकलता है 252। तो अब यहाँ से आप इसका x का वैल्यू निकाल दीजिए। तो 5x और 7x हो जाएगा 12x इक्वल टू 252 हो गया। ठीक है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 252 डिवाइडेड बाई 12। जल्दी से इसको हम लोग कट कर देते हैं। तो देखिए 6 से दोनों कट हो रहा है, तो 6 से पहले कट कर देते हैं हम। 6 2 जा 12 हो रहा है, यहाँ पे 6 4 जा 24, 1 कैरी चल गया इधर, 6 2 जा 12। अब बच गया 2 और 42, दोनों कट हो रहे हैं आपस में, कट कर देते हैं। 2 1 जा 2, और न्यूमरेटर में हमारा 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, यानी 21/1 आ गया। इसका मतलब 21 निकल गया हमारा x का वैल्यू। x इक्वल टू जब हमारा 21 निकला है, तो अपने को इसमें क्या बोला है, जो बड़ा नंबर है उसके बारे में बताइए। तो बड़ा नंबर कौन सा है, 7x है। ठीक है, तो हम 7x यानी कि 7 × 21 कर देंगे। ठीक है ना, x का वैल्यू 21 है ना, इसीलिए हम 7 में 21 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब 7 1 जा हो गया हमारा 7, और 7 2 जा हो गया 14, यानी 147 जो होगा वो लार्जर नंबर होगा। वो 2 नंबर्स में से अगर आप दूसरा नंबर भी निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे हमसे पूछा नहीं है, तो हम केवल एक नंबर निकालेंगे 7x। दूसरा नंबर आप 5 × 21 कीजिएगा तो आपको दूसरा नंबर पता चल जाएगा। आंसर अगर आपको चेक करना है तो जब आप दूसरा नंबर निकाल दीजिएगा तो दोनों नंबर को आपस में ऐड कर दीजिएगा। अगर ऐड करने के बाद 252 आ रहा है, इससे मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही निकला है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 147 जो है ऑप्शन डी है, तो 9 का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 10 देख लेते हैं। 10 में हमारे पास दिया हुआ है कि 3 साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1:3:5, यानी जो ट्रायंगल के 3 साइड हैं वो 1:3 और 5 के रेशियो में है, और इनका जो पेरीमीटर निकल रहा है वो 90 सेंटीमीटर निकल रहा है। तो लेंथ ऑफ इट्स लार्जेस्ट साइड, तो जो लार्जेस्ट साइड है उसका आपको लेंथ बताना है। चलिए इसका मैं आपको जल्दी से कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि आखिर कह क्या रहा है अपने से। ये एक मैंने बना लिया है ट्रायंगल। यहाँ पे अपने से कह ये रहा है कि एक ट्रायंगल है जिनके जो 3 साइड हैं वो कुछ रेशियो में दिए हुए हैं, यानी जो सबसे छोटा वाला साइड है वो रेशियो 1 में है, जो दूसरा वाला साइड है जो थोड़ा सा बड़ा है, मान लेते हैं ये थोड़ा, ये चलिए मान लेते हैं थोड़ा बड़ा है, तो ये रेशियो 3 में है, और जो सबसे बड़ा है ये वाला वो रेशियो 5 में है। ठीक है, अपने से ये कहा जा रहा है कि इन तीनों जो साइड है ना, इनको जब हम लोग ऐड करते हैं, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि तीनों साइड को ऐड करना ही पेरीमीटर कहलाता है।
है ना, आपने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हम आगे चल के पढ़ेंगे इसके बारे में कि पेरीमीटर किसको कहा जाता है। नॉर्मली बता दूं कि तीनों साइड को ऐड करके जो आता है आंसर उसको हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। तो ये देखिए अभी जो नंबर्स दिए हुए ना, ये अपने को आंसर नहीं दिया हुआ, ये नहीं कि ये 1 सेंटीमीटर है ना, और ये हमारा 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं बोल रहा, ये अपने को रेशियो दिया हुआ है। तो इनको हम क्या मान लेंगे कि ये मान लेते हैं हम, ये वाला साइड 1x है, ये वाला 3x है और ये वाला 5x है। ठीक है, तो अपने से क्या कह रहा है कि पेरीमीटर जो है वो 19 सेंटीमीटर है, यानी कि इन तीनों को ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 90 सेंटीमीटर। तो हम लोग ऐड कर देते हैं इक्वल टू 90 सेंटीमीटर, इस तरीके से आपको लिख भी लेना है। ठीक है सॉल्व करने का मैं आपको मतलब कि इजी मेथड बता रहा हूँ यहाँ पे। तो इन तीनों जब हम ऐड करेंगे यानी कि पेरीमीटर निकालेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। क्लियर, तो अब इनको हम ऐड कर लेते हैं तो हो जाएगा 5 और 3 8 और 1 9, तो 9x इक्वल टू 90। यही अपने से क्वेश्चन कहा था कि पेरीमीटर इक्वल टू 90 है, इसलिए हम इस तरीके से लिख रहे हैं। तो अब यहाँ से अपने को क्या करना है, बस केवल x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x इक्वल टू हो जाएगा 90/9, तो ये 9 1 जा 9 और 9 10 जा 90, यानी x वैल्यू कितना निकल गया, 10 निकल गया। और अपने से अब क्या कर रहा है कि जो सबसे ग्रेटेस्ट जो लार्जेस्ट जो साइड है उसका अपने को वैल्यू बताना है, यानी सबसे लार्जेस्ट साइड कौन सा है, 5x है। ठीक है ना, तो ये वाला अपने को इसी का वैल्यू बताना है। तो 5 मल्टीप्लाई हम 5x निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई x कर देंगे, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 10 कर देंगे। तो 5 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 50, यानी कि जो सबसे ग्रेटर साइड है वो 50 होगा, ये वाला 30 होगा और ये वाला 10 होगा। और हमारा जो ऑप्शन है 50 वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। आई होप आपको अब समझ में आने लगा होगा कि इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम इसी तरीके से, चलिए थोड़ा सा मैं आपको उसको समझा देता हूँ। यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा जा रहा है कि रेशियो जो है बॉयज़ और गर्ल्स का एक स्कूल में वो 12:5 है, यानी जो बॉयज़ हैं वो 12 के रेशियो में है और जो गर्ल्स हैं वो 5 के रेशियो में है। ठीक है ना, ये नहीं बोल रहा है कि वहाँ पे 12 बॉय और 5 गर्ल्स हैं, रेशियो दिया है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग बॉयज़ का नंबर क्या मान लेंगे, 12x मान लेंगे, और गर्ल्स का जो नंबर है टोटल वो 5x मान लेंगे। क्लियर, उसके बाद अपने से कह रहा है इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 840, यानी कि जो 5x हमारा है नंबर ऑफ गर्ल्स वो कितना है, 840 है। तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल अपने को बताना है। ठीक है, तो देखिए टोटल स्ट्रेंथ क्या होगा, ये जो रेशियो है इन दोनों को हम लोग आपस में ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, यानी कि टोटल जो वहाँ स्कूल के स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, टोटल जो क्षमता है वो 17 है वहाँ का। क्लियर, ठीक है, चलिए इसको मैं आपको सॉल्व करके थोड़ा सा सॉल्व करूँगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा तुरंत भर में। देखिए यहाँ पे मैंने लिख लिया है बॉयज़ इक्वल टू 12x, 12 मैंने x क्यों लिखा बॉयज़ को, क्योंकि 12 के रेशियो में बॉय थे, और वो जो गर्ल्स थे उनको हमने 5x लिखा है। ठीक है, अब क्या करना है कि अपने को टोटल स्ट्रेंथ क्योंकि बताना है, तो पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि अपने को क्वेश्चन में और क्या चीज़ दिया हुआ है, ये 2 चीज़ दिया हुआ था, और तीसरा चीज़ अपने को गर्ल्स का टोटल बता दिया गया कि वो टोटल कितने गर्ल्स हैं। तो जो 5x है वो एक्चुअली में कितने हैं, 840 है। ठीक है, तो यहाँ से अपने को x का वैल्यू पता चल जाएगा। चलिए x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 840 डिवाइडेड बाई 5, तो कट कर लेते हैं हम जल्दी से। 5 1 जा 5 हो जाएगा, ऊपर में 5 1 जा 5, ये 3 इधर कैरी चल गया, 8 में से 5 माइनस हुआ तो 3 बच गया, 3 इधर जाएगा तो 34 बन जाएगा, 5 6 जा 30 हो गया। अब कितना बच गया, 4 बच गया, 4 इधर जाके 0 के पास जाके 40 बना लेगा, और 5 8 जा 40 हो गया, यानी x इक्वल टू हमारे पास कितना हो रहा है, 168 हो रहा है। x इक्वल टू कितना हो रहा है, 168। अपने से इसमें पूछा क्या था कि टोटल स्ट्रेंथ बताइए स्कूल का, यानी टोटल कितने बच्चे हैं। तो बॉयज़ हैं 12x और गर्ल्स हैं 5x, तो बॉयज़ और गर्ल्स मिला करके ये टोटल बच्चे निकलेंगे। तो बॉयज़ और गर्ल्स मिलाएंगे हम तो 12x और 5x कितना हो जाएगा, 17x हो जाएगा, यानी टोटल जो स्कूल का स्ट्रेंथ है वो है 17x। अब इस 17x को अपने को फाइंड करना है, तो अपने को x का वैल्यू पता होना चाहिए था, जो कि हमने पहले ही फाइंड कर रखा है। तो x इक्वल टू 168 है, तो 17 मल्टीप्लाई 168 कर दीजिए आप। ठीक है, और जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसका आंसर आसानी से पता चल जाएगा। चलिए हम मल्टीप्लाई भी कर ही लेते हैं। 8 7 जा हमारा कितना होता है, 56, 56 का 6 हो गया, कैरी हो गया 5, 8 1 जा 8 और 5 12। उसी तरीके से 6 7 जा 42 का 2, कैरी हो गया 4, 6 1 जा 6 और 4 10, देन 1 7 जा 7 और 1 1 जा 1, तो ये हो गया हमारा 6 2 2 4, 1 और 7 8 और 1 1 2, यानी 2846 उस स्कूल की टोटल स्ट्रेंथ है। ठीक है, यहाँ पर हमारा थोड़ा सा लगता है कुछ में मिस्टेक हुआ है, क्योंकि ऑप्शन हमारा ये वाला दिया ही नहीं है, 2856 दिया है, तो जाहिर सी बात है कहीं पर टेबल पढ़ने में मिस्टेक हुआ होगा। एक बार फिर से हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। 8 7 जा 56 का 6, कैरी हो गया हमारा 5, 8 1 जा 8 और 5 कितना होता है, 12 नहीं होता 13 होता है, बस यही यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक था।
ठीक है, मल्टीप्लाई में, बाकी पूरा सेम टू सेम इसी मेथड से आपको बनाता, तब ये 3 और 2 5 हो जाएगा। तो जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा दिया हुआ था, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा टोटल स्ट्रेंथ वो हो जाएगा 2856। क्लियर। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है एग्जाम में जल्दी से जल्दी, ठीक है ना। एग्जाम में या फिर टेस्ट वगैरह में आपको इस तरीके से इनको सॉल्व करना है, अगर फेयर में सॉल्व करना है और डिटेल में आपके टीचर बोलते हैं कि डिटेल में सॉल्व करके बताइए, तो मेथड तो यही रहेगा, बस थोड़े से स्टेटमेंट्स जो ऐड करने रहेंगे वो आप मेरे पिछले वीडियोज़ को देख करके सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन इसको वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 12 अपने से कह रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 12 पेन इज़ 138, 12 पेन का 138 कॉस्ट दिया हुआ है, तो 14 पेन्स का अपने को रेट बताना है। तो इसको 2 तरीके हैं, एक तो हम क्या करते थे प्रोपोर्शन वाले मेथड से बनाते थे, और दूसरा जो हमारे बुक में मेथड दिया था कि हम 1 का फाइंड करते हैं, देन जो ज़्यादा है उसका फाइंड कर लेते हैं। तो आप इसको खुद से एकदम ट्राई कीजिए, बहुत आसान है। 1 का फाइंड कीजिए, 12 पेन का 138 है, तो 1 का निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 138 को डिवाइड देना पड़ेगा 12 से, तो आपको 1 पेन का रेट पता चल जाएगा। फिर जब 1 पेन का रेट पता चल जाएगा तो उसमें आप 14 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही ईजी था, ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये मतलब इसलिए मैं इसको यहाँ पे बताना जरूर नहीं समझूंगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। आपको बस केवल 1 पेन का इसमें रेट पता करना है, डिवाइड करके इन दोनों नंबर्स को आपस में, और जब 1 का पता चल जाए तो 14 से मल्टीप्लाई कीजिए और आपका आंसर रेडी है। क्लियर। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, जो कि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे अपने से क्या कर रहा है, इफ़ 24 वर्कर कैन बिल्ड अ वॉल, यानी 24 वर्कर एक वॉल को बनाते हैं कितनी दिनों में, 15 डेज में। तो अपने से कह रहा है हाउ मैनी डेज विल 8 वर्कर्स टेक टू बिल्ड अ सिमिलर वॉल, यानी कि 15 डेज लग जाते हैं 24 वर्कर्स को एक वॉल को बनाने में। तो अपने से पूछ ये रहा है कि अगर हम लोग 24 वर्कर्स को ना काम दे, हम केवल 8 वर्कर्स से ही काम करें, तो उस वॉल को बनाने में कितना डे लग जाएगा। 24 लोग 15 डेज में बना रहे थे, तो जाहिर सी बात है 8 वर्कर यानी कम जब हो जाएंगे तो इससे ज़्यादा ही डे लग जाएगा, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व किस तरीके से किया जाता है, ये हमने एक्सरसाइज 10C के क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 19 तक के क्वेश्चन जो मैंने आपको डिटेल में समझा रखा है, उसका भी मैंने लिंक दे रखा है नीचे वीडियो में, है ना। वहाँ पर से आप जाके एकदम अच्छे से डिटेल में सोच समझ सकते हैं। उसका मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है 16 से लेकर 19 तक, और इसमें भी कुछ क्वेश्चंस मेरे को दिख रहे हैं जो कि उसी मेथड से बनेंगे, जैसे 13 और 14 तो बन ही रहा है उसी मेथड से। तो चलिए मैं आपको वो मेथड एक बार और रिवाइज करा देता हूँ कि इस तरीके से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 13 ही हमने को सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए अपने से क्या बोला, 24 वर्कर्स 15 डेज में बनाते हैं, तो कितने वर्कर लगेंगे वहाँ पे उस वॉल को बनाने में। तो अपने को क्या करना है, पहले तो ये फाइंड करना है कि एक वर्कर उस वॉल को कितने दिनों में बनाएगा। अगर 24 वर्कर 15 डेज में बनाते हैं तो 1 वर्कर कितने दिनों में बनाएगा, तो हम उसको निकालने के लिए पता ही क्या करना पड़ता है, 24 जो कि अपने को वर्कर्स का दिया हुआ नंबर और डेज जो कि 15 दिया है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो अपने को 1 वर्कर का पता चल जाता है कि 1 वर्कर उसको कितने दिनों में बनाएगा, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो अपने को 1 वर्कर का पता चल गया। इसका डिटेल में क्या बोलते हैं स्टेटमेंट वगैरह मैंने 10C के लास्ट जो वीडियो बताया था वहाँ पे मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। तो आप वहाँ से जाकर देख लीजिए अगर आपको स्टेटमेंट के साथ इसको सॉल्व करना है तो। अदरवाइज आप डायरेक्ट समझिए कि 1 वर्कर के बारे में अगर अपने को बताना है कि 1 वर्कर कितने दिनों में बनाएगा, तो 1 वर्कर के लिए हम लोग 24 मल्टीप्लाई 15 करते हैं, ठीक है। और जब अपने को 1 का पता चल गया तो अपने को 8 का आसानी से पता चल जाएगा कि 8 वर्कर कितने दिनों में बनाएगा। तो 8 के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 24 मल्टीप्लाई, है ना, 15 करके डिवाइडेड बाई 8 कर देते हैं। ये हमारा फॉर्मूला था कि लेस वर्कर मोर डेज, ठीक है ना। याद आ रहा है आपको, अगर आपने वीडियो देखा होगा बोलो तो आपको याद होगा अच्छे से, लेस वर्कर मोर डेज हम यहाँ पे लिखते थे, और यहाँ पे मोर वर्कर्स यानी कि लेस डे, और जब मोर डे था इसीलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जब लेस डे लिखते हैं तो हम वहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। एकदम डिटेल में मैंने अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट समझा रखा है, आप प्लीज़ पहले उन वीडियोज़ को देख लीजिए। तो देखिए अब यहाँ पे आपका आसानी से आंसर आ जाएगा, 8 1 जा 8 हो जाएगा, 8 3 जा 24 हो जाएगा। अब नीचे डिनोमिनेटर में 1 है तो उसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, 15 मल्टीप्लाई 3 कीजिए यानी कि 45, और यही 45 डेज हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि जो 8 वर्कर्स हैं वो 45 डेज में इस वॉल को बनाएंगे। समझ में आया बात ना। अब इसका डिटेल मैंने आपको समझा ही रखा है, बार बार मैंने कहा आपसे कि आप उस वाली वीडियो में जा करके इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, हमारे क्वेश्चन नंबर 14 में, जहाँ पे अपने से कहा जा रहा है कि इफ़ 40 मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क, यानी 40 मैन एक काम को कितने दिनों में करते हैं, 26 डे में करते हैं, तो कितने मैन लग जाएंगे उसी काम को करने के लिए 20 डे में। यानी 40 मैन 26 डे में करते हैं, तो 20 डे में ही अपने को काम करवाना है, तो कितने मैन लगेंगे, तो जाहिर सी बात है 40 से ज़्यादा लगेंगे। इसको भी सॉल्व सेम इसी मेथड से करना है, क्वेश्चन नंबर 13 वाली मेथड से, कि अपने को यहाँ पे डेज पूछा है ना, सॉरी मैन पूछा है, कितने मैन लग जाएंगे, तो यहाँ पे हम 1 मैन का निकाल देंगे। चलिए बताता हूँ किस तरीके से।
यहाँ पे 14 क्वेश्चन नंबर जो है उसमें अपने को दिया गया है कि 40 मैन 26 डे में उस काम को कंप्लीट करते हैं। तो अपने को लास्ट में डे से रिलेटेड क्वेश्चन है कि 20 डे में कितने मैन फिनिश करेंगे, तो हम 1 डे का निकाल देंगे कि देखिए 26 डे में 40 मैन काम करते हैं, तो 1 डे में अगर उस काम को अपने को करवाना है तो कितने मैन लगेंगे, तो 40 × 26 लग जाएंगे, इतने टोटल मैन लग जाएंगे अगर अपने को उस डे में करवाना है। 1 डे में अगर करवाना है तब की बात है। और अपने क्या बोल रहा है कि 20 डे में करवाना है, तो 20 डे करवाने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, 40 × 26 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है, क्योंकि 20 डे 1 डे के लिए ज़्यादा लग जा रहे हैं, ठीक है ना। लेस डे मीन्स मोर मैन, इसलिए मल्टीप्लाई किए, और यहाँ पे मोर डे मीन्स लेस मैन, इसलिए हम 20 का डिवाइड दे देंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने आपको समझा रखा है। इसको भी हम कट कर देते हैं, तो 21 × 20, 22 × 40, तो नीचे 1 हो गया, उससे कोई वैल्यू नहीं है, ऊपर 2 आ गया, और 26 2 हमारा हो जाता है 52, यानी कि अपने को कितने मैन लग जाएंगे, 52 मैन लग जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारे पास दिया हुआ, ठीक है। देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हो जा रहा है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप भी एक्सरसाइज 10D के क्वेश्चंस को एकदम चुटकियाँ बजाकर तुरंत भर में सॉल्व करके आप बता सकते हैं कि सर इतना आंसर होगा, ये वाला ऑप्शन आंसर होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला वीडियो बहुत मज़ा भी आया होगा, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा ट्रिक्स से आपको एकदम समझाया है, ईजिली मेथड में सॉल्व करना सिखाया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 से आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।